जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज है हमारा 1857 की क्रांति का भाग 3। अगर आपने भाग 1, भाग 2, भाग नहीं देखे हैं तो वो अच्छी तरीके से देखो, क्योंकि हमने विस्तृत जानकारी और विस्तृत चर्चा की है कि किस तरह से हम उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने 1857 की क्रांति, हमारा टॉपिक जो चल रहा है उसमें किस तरह से हमने बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जाने की कोशिश की है, वो देखो पहले, ताकि वो 2 क्लासें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो सामान्य जानकारी है, समझ विकसित आपकी वो हो सके। तो वो क्लासें देखो, पहले प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में, जाइए। फिर राजस्थान की जो आधुनिक इतिहास है उसमें आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, जहाँ पर क्रम वाइज क्लास 1, 2, 3 इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। तो पहले भाग 1 और भाग 2 देखो। और ये क्लासेस जो हम ले रहे हैं क्रांति की और अन्य जो आधुनिक राजस्थान चलेगा, ये हमारे विशेष रूप से बीएसटीसी वाले छात्रों के लिए होगा। किसके लिए होगा? बीएसटीसी वालों के लिए। अगर आप फिर भी सीईटी वगैरह या फिर एलडीसी लैब असिस्टेंट जैसी तैयारी कर रहे हो, तो इनके लिए भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये क्लासें इतनी भी नॉर्मल नहीं है कि इनमें आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे सीईटी हो, चाहे एलडीसी हो या फिर लैब असिस्टेंट हो, सभी में ये क्लासें मिलेगी। और बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, आप चाहे राजस्थान की कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, जिसमें दे रखा हो कि राजस्थान जीके आपको पढ़ना है, जिसमें हिस्ट्री दे रखा हो, तो समझ लेना कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो हम देखते हैं, हम सबसे पहले वो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो हमने 2 क्लासों में ली थी। यानी कि थोड़ी-थोड़ी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? राजस्थान में 1857 की क्रांति। हमने जो पार्ट 1 था हमारा, उसमें क्या पढ़ा था उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हमने तात्कालिक कारण जाने थे कि उसमें तात्कालिक कारण कौन-कौन से हैं। यानी कि कारतूस किस तरह से उसमें राइफल में लगाए गए थे, उसके बारे में हमने कारण देखा था, और प्रतीक चिन्ह क्या था वो देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि वो शासक कौन-कौन से थे जो हमारी रियासतों के शासक हैं। यानी कि जो रियासतों के शासक हैं वो कौन-कौन से थे, और उनके जो रियासतें हैं उनके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, यानी पीए कौन थे। ये हमने जाना था। हमारा भाग 1 है फर्स्ट क्लास, उसमें। फिर हमारी क्लास आई दूसरी, उसमें हमने क्या किया कि जैसे इनके बारे में वापस रिवीजन करवाया, जैसे हम अभी करवा रहे हैं। तो रिवीजन करवाने का फ़ायदा ये रहता है कि आपको जो पूर्व का ज्ञान है वो और विकसित हो सके, जो अगली क्लास है उससे एक कड़ी मिल सके, यानी कि जोड़ मिल सके। जैसे ईंट से ईंट मिलकर पूरी दीवार बन जाती है, उसी प्रकार हमारे को ये क्लासें पूरी करनी है। तो दूसरी क्लासों में हमने छावनियों के बारे में बात की थी। किसके बारे में? कि छावनियों के बारे में, कि किस तरह से छावनियाँ यहाँ पर विध्वंस रूप लेती है, और किस तरह से क्रांतिकारी दिल्ली पर जाते हैं, दिल्ली हैं जाके बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाते हैं। नसीराबाद में किस तरह से क्रांति होती है और कब क्रांति होती है, और नीमच में कैसे क्रांति हुई, एरियनपुरा में कैसे क्रांति हुई, 3 बातें हमने, 3 छावनियाँ, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 3 छावनियाँ, इसके बारे में पढ़ी थी। बाकी 6 छावनियाँ कौन-कौन सी, ये भी हमने चर्चा की विस्तृत। हमने ट्रिक भी बताई थी, नानी ऐप देखें, वो ट्रिक भी आप देख सकते हो। दूसरे पार्ट में हमने बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि दूसरा पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे। देखो आज हम क्या-क्या जानेंगे। हमने पहले बताया था कि राजस्थान की क्रांति में हम क्या जानेंगे? कारण जानेंगे, तो हमने कारण जान लिया। फिर मैंने कहा था कि जो ये शासक और पॉलिटिकल एजेंट है, उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। फिर मैंने कहा था कि छावनियों के बारे में पढ़ेंगे, तो छावनियाँ हमारी चल रही है, 3 छावनियाँ हमने कंप्लीट कर ली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली। और आज जो कुछ ऐसी क्रांतियाँ हुई जहाँ पर कोई छावनियाँ नहीं थी, फिर भी इम्पोर्टेंट है, तो वो पढ़ लेंगे। और फिर हमारा आज का रहेगा परिणाम क्या थे, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसको ख़त्म करेंगे और अच्छे लेवल की तैयारी आपको करवाएँगे। और ये जो पीडीएफ आपको देखने को मिल रही, डिजिटल चुनने का मतलब यही है। मैं चाहता तो वापस उसी बोर्ड पर आपको क्लासें दे ले लेता, लेकिन मैं भी उस क्लास को वापस देख रहा था। वहाँ पर है तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है, लेकिन जो वो क्या है, पीछे जो बोर्ड पर लिखे हुए थे वो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि जो मेरी आवाज़ है वही आप तक पहुँच पाती है, और मैं क्या बोल रहा हूँ वो उस तरह से आपको आवाज़ से समझना होता है। तो इतना जो हम कॉम्बिनेशन बिठाना चाहते हैं वो नहीं बैठ पाता है। तो हमने क्या किया कि आवाज़ तो आप सुन ही रहे हो, तो क्यों ना एक डिजिटल मोड लिया जाए। तो मैंने ये क्या किया कि बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत मेहनत करके ये पीपीटी आपके लिए तैयार की है। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, वहाँ पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से। और टेलीग्राम आपको कहाँ से मिलेगा, तो ध्यान रखना, जो टेलीग्राम पर जाना और वहाँ पर सर्च कर लेना अपनी ज्ञानधारा, अपनी ज्ञानधारा। क्या सर्च करेंगे आप? अपनी ज्ञानधारा, एजीडी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। या फिर आप इतना भी नहीं करना चाहते हो, सर्च भी नहीं करना चाहते हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक देखने को मिल जाएगी।
तो उस लिंक से आप बहुत ही अच्छी तरीके से और फास्ट तरीके से जुड़ सकते हो। वहाँ पर जुड़िए और ये जो पीडीएफ है पूरी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। मैं वहाँ पर डाल दूँगा जिससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ लोगे, क्योंकि क्लासें रोक-रोक कर देखने में उसमें क्या है कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। तो पहले आप पूरी अच्छी तरीके से क्लास देखो, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो यहाँ वहाँ से आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने नोट्स बना सकते हो या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके उसका बार-बार आप रिवीजन कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज हम किस तरह से क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या है कि सबसे पहले कोटा के बारे में बात करेंगे। कोटा में किस तरह से क्रांति हुई, क्योंकि ये छावनी नहीं थी फिर भी यहाँ पर जनता ने विद्रोह किया था। क्यों किया था वो सभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम धौलपुर के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी लेंगे, क्योंकि धौलपुर भी क्रांति छावनी नहीं थी फिर भी यहाँ पर क्रांति हुई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी जानेंगे। और फिर हम जो एक है हमारे तात्या टोपी जी, यानी कि तात्या टोपे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार उनके क्वेश्चन आ जाते हैं उनके बारे में कि राजस्थान में वो कहाँ कहाँ पर अपनी भूमिका निभाए उसके बारे में। और फिर लास्ट में हम देख लेंगे कि इसके परिणाम क्या थे क्रांति के। फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी और इसी तरह से हम नए नए अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे और आपको अच्छी तरीके से पीपीटी, अब हर क्लास से पीपीटी पर होगी। पीपीटी का मतलब ये रहता है कि मैं आप देखोगे, अगर हम अब दिखाएंगे, अब जैसे देखो ये रही हमारी है ना, जैसे कोटा में क्रांति है, तो देखो ये कोटा का किला आपको नजर आ रहा है, यहाँ से देख देख कर सीखना है। और देखो किस तरह से क्रांतिकारी क्रांति कर रहे हैं, तो ये देखने का मजा कुछ अलग आता है। ये मैं क्या है कि बोर्ड पर नहीं कर पाता हूँ, तो इसमें पीपीटी में बहुत ही अच्छा मजा आता है। तो हम शुरुआत कर लेते हैं। देखो भाग 3 है हमारा, राजस्थान में 1857 क्रांति है। और आरबीएससी पर ध्यान रखना, आरबीएससी हम सभी राजस्थान वाले हैं तो आरबीएससी से रिलेटेड हम रखेंगे। तो आज हमारा रहेगा कोटा में क्रांति। हमने देखो नसीराबाद क्रांति, नीमच क्रांति या फिर एरनपुरा क्रांति बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अववा में किस तरह से हुआ, किस तरह से मेघ मौसन का सिर काटा और सभी नाच गाने कर रहे थे, आपको याद होना चाहिए क्या कर रहे थे, ढोल बाजे, चंग बाजे, बलो बाजे, बाकियो में एजेंट को मार कर दरवाजे पर टाँकियो। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से लाइनों से हम क्या है कि मोटिवेट भी होते रहते हैं। ये क्या हमारे को मोटिवेट, एक जोश और जुनून देते हैं ताकि पढ़ने में भी मज़ा आता रहे। और इसी तरह से, क्योंकि अब देखो प्रेजेंटेशन का मतलब, पीपीटी तैयार करने का मतलब यही रहता है कि देखो विद्यार्थी न तो बोरिंग हो। अब बोरिंग कैसे होंगे, जैसे 1857, जैसे कोटा में 1857 की क्रांति, तो सबसे पहले तो आपको एक कोटा का किला नजर आ जाएगा। अच्छा ये कोटा का, हमारा कोटा का किला है। फिर देखोगे तो ये अच्छा, ये हमारे क्रांतिकारी यहाँ पर क्रांति लड़ रहे हैं। तो इस तरह से समझ में आना, मज़ा आना चाहिए क्लास में, क्योंकि बिना मज़े के कुछ नहीं होता है। तो देखो अब हम थोड़ी सी बेसिक जो हमारी चर्चा कर लेते हैं। कोटा में क्रांति, यानी कि जो कोटा में क्रांति हुई वो 15 अक्टूबर 1857 को हुई। ये तारीख है क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, इनको याद रखना। मैंने पिछली क्लासों में भी कहा था कि अगर आपको कुछ याद रहे या ना रहे, एक तो तारीख और इनके नेतृत्वकर्ता जरूर याद रख लेना। कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो कोटा में क्रांति कब हुई, 15 अक्टूबर 1857। आप 2-3 बार इनको याद करने की कोशिश करोगे तो हो जाएंगे, रटने की कोशिश करोगे याद नहीं होंगे। मैंने कहा था कि नीमच आपको किस तरह से याद रखना है, तो नीमच याद रखो, 3 अक्षर है तो 3, और 3 और है तो 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 3 तो तारीख और छठा महीना यानी जून, यानी कि 3 जून 1857 को क्या हुई थी, नीमच में क्रांति हुई। इस तरह से आप लॉजिक लगाकर याद करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब देखो कोटा में क्रांति हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को, है ना। तो नेतृत्व करता हर एक जो क्रांति उसका लीडर तो रहता ही है, क्योंकि बिना लीडर के कोई इतनी क्रांतिकारी सफल नहीं हो पाते हैं। तो नेतृत्व करता कौन था, तो ध्यान रखना, लाला जयदयाल और मेहराब खां। और ये लाला जो जयदयाल है ये वकील था, क्या था, वकील था। और ये मेहराब खां जो कि करौली के आसपास का था, ध्यान रख लेना, है ना। अब देखो ये दो अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि नेतृत्व करता लाला जयदयाल और मेहराब खां था। ये दोनों थे, दोनों ने कोटा में क्रांति की थी, यानी कि कोटा को बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पर क्या किया था कि वहाँ पर ऐसा हो कि किस तरह से यहाँ पर हमारी जो जनता के साथ क्या किया जा रहा है कि अत्याचार किया जा रहा है, इससे कैसे कैसे बचा जा सके। तो देखो सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया। मैंने कहा था ना कि कोटा सैनिक छावनी नहीं थी, फिर भी जनता ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह का कारण क्या रहा था उसके बारे में देखते हैं। देखो जब कोटा में क्रांति हुई तो राम सिंह सेकंड वहाँ के शासक थे। हमने पहली क्लास में बताया था कि शासक और रियासतें कौन कौन सी है, शासक कौन से हैं, रियासतें कौन सी है और पॉलिटिकल एजेंट कौन से। और कोटा की तो मैंने ट्रिक भी बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी वो आप कमेंट करो। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, कोटा की मैंने ट्रिक बताई थी कि किस तरह से पॉलिटिकल एजेंट याद रखना है, कब याद रखना है, कैसे क्या होगा हमारा कोटा होगा और वैसे क्या होगा हमारा बल्टन होगा। ये मैंने ट्रिक बहुत ही अच्छी तरीके से बताई थी। अब देखो राम सिंह सेकंड वहाँ का शासक था, उसको 6 महीने तक किले में बंद रखा।
किसने रखा? क्रांतिकारियों ने क्या किया कि जो वहाँ का शासक था उसको ही किले में बंद कर दिया और तब तक जनता का शासन रहा, यानी कि तब तक जनता का शासन रहा, क्योंकि बहुत ही अत्याचार कर रहे थे राम सिंह सेकंड, अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। इन्होंने क्या किया कि 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने राम सिंह सेकंड को किले में बंद कर दिया और तब तक 6 महीने तक किसका शासन रहा? तो ध्यान रखना, वहां पर जनता का शासन रहा, जनता प्रतिनिधि वहां पर थे। अब बंद करने का कारण क्या था कि उन इनके साथ क्या कर रहे थे? बहुत ही अत्याचार कर रहे थे, इस तरह से कर रहे थे। तो क्रांतिकारियों ने क्या किया कि देखो ध्यान से सुनना कि क्रांतिकारी थे कोटा के, तो उन्होंने राम सिंह सेकंड को बंद किया और बंद करने के बाद जैसे अब देखो कि क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट बर्टन का सिर काट कर शहर में घुमाया, यानी कि जो वहाँ के क्रांतिकारी थे वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट यानी कि पीए कौन है कोटा के, कब, यानी कैसे कोटा वैसे बर्टन, उसका सिर काटकर पूरे शहर पूरे कोटा में घुमाया। और जो बर्टन के 2 पुत्र थे आर्थर और फ्रैंकलिन, वह वहाँ का जो डॉक्टर था सेल्डर, इनकी भी हत्या कर दी। यानी कौन कौन की किस किस की हत्या की? तो क्रांतिकारियों ने एक तो पॉलिटिकल जो एजेंट थे बर्टन उसकी हत्या कर दी और उनके 2 बेटे आर्थर और फ्रैंकलिन दोनों को मार दिया और डॉक्टर सेल्डर थे उनकी भी हत्या कर दी। और ये ध्यान रखना राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित शहर यानी संघर्ष था जो ये क्रांति हुई, ये क्या है कि एकमात्र सुनियोजित क्रांति थी, यानी सुनियोजित मतलब योजना बनाकर की गई क्रांति थी और अच्छी तरीके से इसको सफल होने के लिए बहुत ही आगे तक ले जाए गए थे। अब देखो राम सिंह सेकंड को जब किले में बंद किया गया तो वहाँ की क्रांतिकारियों ने क्या है कि 9 शर्तें रखी, 9 शर्तें रखी और 9 शर्तें इनके खिलाफ ही थी। जो राम सिंह सेकंड थे इनके खिलाफ थी, ये साइन नहीं करना चाह रहे थे लेकिन इनसे जबरदस्ती साइन करवाया। अब एक तो शर्त तो ये थी कि जो कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे बटन, उसकी हत्या राम सिंह सेकंड द्वारा करवाई गई थी, ये भी उस पर आरोप लगा दिया गया। और जो 9 शर्तें थी इस तरह से वो शर्तें थी उस पर साइन करवा लिया किसके? राम सिंह सेकंड ये क्रांतिकारियों ने। और फिर 6 महीने बाद इसको छोड़ दिया। फिर क्या होता है? फिर देखो अगली तरफ अगली स्लाइड पर चलते हैं हम और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो फिर क्या होता है कि किस तरह से कोटा में जो हमने बात की थी कि अंग्रेज अधिकारी और जो बहुत सारे, क्योंकि अब देखो बर्टन की हत्या कर दी और उनके 2 पुत्र मार दिए और सेल्डर मार दिए, तो अंग्रेजों को तो पता चलेगा ही चलेगा कि किस तरह से वहां पर क्रांति इतने विध्वंस कैसे ले रही है। तो अंग्रेज अधिकारी, ध्यान रखना, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने करौली के मदन पाल, हमने जो शासक और रियासतें पढ़ी थी उसमें करौली के शासक थे मदन पाल। कौन थे? मदन पाल। यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट्स, जो करौली के मदन पाल की सहायता से इस विद्रोह को, यानी कि जो कोटा में विद्रोह हुआ उसको मार्च 1857 को विद्रोह का दमन कर दिया, यानी कि उसको खत्म करवा दिया। फिर क्या हुआ कि जो मेजर बटन था पॉलिटिकल एजेंट, उसकी हत्या में कोटा महाराव की भूमिका जांच हेतु, यानी कि मैंने कहा था ना कि वो 9 शर्तें इस तरह से साइन करवाई थी, तो एक शर्त ये थी कि मेजर बटन की हत्या मैंने स्वयं की, इस तरह से उसमें लिखा हुआ था कि महाराव, कोटा का महाराव जो मेजर बटन की हत्या की थी उस पर साइन करवा लिया। तो क्या करे अब अंग्रेज अधिकारी, क्या कर रहे हैं कि जो मेजर बटन की हत्या में कोटा महाराव की भूमिका की जांच हेतु, यानी कि उसकी जांच करने के लिए क्या सही में इसने हत्या की, तो रोबोट की अध्यक्षता में, जो ये अंग्रेज अधिकारी था रोबोट्स, इसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ जिसमें महाराव राम सिंह द्वितीय, यानी कि जो जिसमें वहां के शासक थे राम सिंह द्वितीय, निर्दोष साबित हुए। क्या हुए? निर्दोष साबित। उनको पता चल गया कि ये क्रांतिकारियों की चाल थी, इन पर साइन करवा लिए, ये निर्दोष साबित हो गए, लेकिन फिर भी, परंतु इसके लिए भी उनको उत्तरदायी ठहराया गया, लेकिन नहीं, फिर भी आप ही हो गए, आपने ही हत्या की है। फिर राम सिंह द्वितीय, यानी कि जो राम सिंह द्वितीय हैं उनकी तोपों की सलामी क्या कर दी? 17 से घटाकर, यानी कि तोपों की सलामी को 17 से घटाकर 13 कर दी। कितनी कम कर दी? देखो 4 कम कर दी, यानी कि तोपों की सलामी 13 से, यानी 17 से घटाकर कितनी कर दी? 13 कर दी। और जो करौली का शासक था मदन पाल सिंह, जो अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स की सहायता की थी, उसको उपहार स्वरूप जीसीआई की, यानी जो जीसीआई की उपाधि दी गई और 17 तोपों की सलामी का अधिकार दे दिया गया। यानी कि 17 तोपों की सलामी का अधिकार किससे कम कर लिया गया? राम सिंह द्वितीय से। कितनी कर दी? 13 कर दी। और जो एक करौली का मदन पाल था इसकी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी, ध्यान रखना। और इसको एक उपाधि दी थी जीसीआई, यानी जीसीआई की उपाधि दी थी इसको। किसको? जो करौली का शासक था मदन पाल, इसको ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और ये पीपीटी आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम में, वहां से बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना। पहले क्लास देखो फिर आपको वहां समझ में आ जाएगा किस तरह से हमने क्लास में पढ़ा था। और ये रही हमारी पीपीटी, चित्रों के माध्यम समझो किस तरह से क्या हुआ। अब देखो ये तो हो गई हमारी कोटाई क्रांति, यानी कोटाई क्रांति इतनी थी, इसको याद रखना। और इसमें याद क्या करना है वो आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से कोटाई क्रांति में आपको याद करना है। यहाँ से शुरू हुई थी, तो देखो
मेरी हर बात ये आदत रहती है कि जैसे हमने पूरा तो पढ़ लिया डिटेल से, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है वो बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोटा में क्रांति हुई, इसकी ये तारीख याद रख लेना, 15 अक्टूबर 1857। फिर नेतृत्व करता जयदयाल मेहराब का याद रख लेना। फिर आपको क्या करना है, ये याद रखो तो रख लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किसने के बंद किया था। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा, कि पॉलिटिकल बर्टन जो वहाँ पर था उसकी हत्या कर दी, डॉक्टर की हत्या कर दी। और डॉक्टर कौन था, सेल्डर, ये भी ध्यान रखना। आर्थर और फ्रैंकलिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लेना। और एक ये एकमात्र सुनियोजित संघर्ष था, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कौन था, कौन सी मतलब क्रांति हुई थी 1857 में जो वो सुनियोजित मानी जाती है। तो ऑप्शन आ सकते हैं नसीराबाद, नीमच, चेरिनपुरा, कोटा। तो ध्यान रखना कौन थी, कोटा थी, ये ध्यान रखना। फिर इस अगली स्लाइड में क्या ध्यान रखना आपको, बस जो ये मदन पाल है इसने 13 से घटाकर यानी 17 से घटाकर 13 कर दी, किसकी, राम सिंह की। और ये मदन पाल की 17 कर दी, ये ध्यान रख लेना, बस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रख लेना। अंग्रेज अधिकारी का नाम रॉबर्ट्स था, क्या था, रॉबर्ट्स। अब चलते हैं आगे, धौलपुर की क्रांति पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ था कि धौलपुर क्रांति में यहाँ पर गुर्जरों ने किया था, यानी गुर्जर जो जाति के लोग थे उन्होंने यहाँ पर क्रांति कर दी। अब क्रांति करने का कारण क्या था, देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पर क्रांति हुई। पहले तो हम जान लेते हैं इसकी तारीख, क्योंकि इंपॉर्टेंट तारीखें रहती है। धौलपुर क्रांति यानी धौलपुर में क्रांति 22 अक्टूबर 1857। अब देखो इंपॉर्टेंट इस तरह से समझो कि धौलपुर क्रांति, अब देखो ये धौलपुर का किला आपको नजर आ रहा होगा, इस तरह से यहाँ पर धौलपुर का किला है। तो पीपीटी का मतलब यही तो है कि आपको जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उसको देखो भी सही, यानी कि उसको महसूस करो कि हम, अगर आपने कई बार देखा होगा जैसे आप पिक्चर देख रहे हो तो वो लगभग आपको 90% तक पूरी याद रहती है। उसी पिक्चर की आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको 20% भी याद रहेगी। इसलिए आपको ये इमेजिन वाली शक्ति जो है वो भी देखना है और उसको भी समझने की कोशिश करना है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ धौलपुर में क्रांति, तो साथ ही साथ देखो धौलपुर का ये रहा किला, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा ये धौलपुर का किला है। और क्रांति हुई थी उस समय, कब हुई थी, 22 अक्टूबर 1857 को। कब हुई, 22 अक्टूबर 1857 को। अब देखो धौलपुर के गुर्जर नेता, यहाँ पर देखो कि 1857 की क्रांति में गुर्जरों द्वारा धौलपुर महल पर कब्जा कर लिया गया था। ये न्यूज उस समय थे कि क्रांति जो हुई 1857 की क्रांति के समय जो गुर्जर थे, मैंने कहा था ना कि गुर्जरों ने यहाँ पर अत्याचार तो क्या है कि वहाँ पर क्रांति पर जो धौलपुर का महल था उस पर कब्जा कर लिया। फिर क्या होता है कि जैसे मान लो कि अब देखो धौलपुर के गुर्जर नेता देवा ने, किसने, ये ध्यान रखना, नेतृत्व करता है ये कौन है, देवा। जिसने क्या किया कि धौलपुर में गुर्जर नेता देवा ने राज्य के, जो धौलपुर राज्य है उसके खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए थे। कितने, 2 लाख रुपए। ये देखो किस तरह से वहां पर क्रांति का विध्वंस ले रही थी वो, कि धौलपुर जो वहां पर था कि गुर्जर नेता देवा था, कौन था, यानी कि धौलपुर की जो क्रांति उसका नेतृत्व करता कौन था, देवा था। उसने क्या किया कि जो धौलपुर राज्य है वहां के खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए। कितने, 2 लाख। फिर क्या होता है कि जो ग्वालियर और इंदौर है, क्योंकि इसके आसपास ये मेवात वाला एरिया आ जाता है, धौलपुर है ना, इसके पास में ये मध्य प्रदेश है ना, तो ग्वालियर और इंदौर से आए क्रांतिकारियों ने धौलपुर में जागृति उत्पन्न की। यानी कि जो ग्वालियर और इंदौर से आए थे क्रांतिकारी, उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया कि जागृति उत्पन्न कर दी कि तुम भी क्रांति कर सकते हो, तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ सकते हो। इस तरह से वो क्या है कि नारे लगाने लग गए और यहाँ के धौलपुर में जो है उनको मोटिवेट करने लगे कि क्रांति करो तुम, तुम्हारे हक का तुम्हें मिलेगा। इस तरह से वहाँ पर प्रेरित कर रहे थे, जागृति लाने की। जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये ग्वालियर और इंदौर वाले इनको कह रहे थे कि जागृति उत्पन्न कर लो तुम, क्रांति करो बस, इस तरह से वहाँ पर बोला जा रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जैसे धौलपुर नरेश भगवंत सिंह, यानी कि जो धौलपुर शासक था वो कौन था, भगवंत सिंह। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था शासक रियासतें, उसमें भी यही था कि धौलपुर में शासक कौन था, भगवंत सिंह। इसने क्या किया कि जो पत्र पटियाला नरेश है ने, यानी कि पत्र पटियाला नरेश से क्या किया कि जो 2000 सिख सैनिक भेजे, वहां पर सिख सैनिक भेजे गए, कितने, 2000, तथा धौलपुर को क्रांतिकारियों से मुक्ति दिलाई। जो धौलपुर के नरेश भगवंत सिंह के पत्र पटियाला नरेश थे, उन्होंने 2000 सिख सैनिक भेजे थे धौलपुर, और धौलपुर की जो ये क्रांतिकारी थे इनसे मुक्ति दिलाई गई थी। एकमात्र स्थान, अब देखो बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, एकमात्र स्थान जहां क्रांति को प्रारंभ करने व उसका दमन करने वाले लोग बाहरी थे। अब बाहरी कैसे हो गए, अब देखो पहले कौन आए थे, ग्वालियर के इंदौर, यानी कि ग्वालियर और इंदौर से क्रांतिकारी आए थे। यानी क्रांतिकारी भी कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं। बाहर से मतलब धौलपुर तो अलग ही रह गया, और मध्य प्रदेश, यानी ग्वालियर और इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो वहां से आ रहे हैं। यानी क्रांतिकारी भी बाहर से आ रहे हैं, जागृति उत्पन्न कर रहे हैं। और फिर देखो जो पत्र पटियाला के नरेश है वहां से 2000 सिख सैनिक आ रहे हैं।
तो उसका दमन करने वाले भी लोग कहाँ से थे, बाहर से थे। यानी कि धौलपुर के जो क्रांतिकारी और सैनिक थे इनमें इसका कोई योगदान नहीं रहा, क्योंकि बाहर से आए क्रांतिकारी उन्होंने प्रोत्साहित किया, उन्होंने क्रांति को और जागृति उत्पन्न की। और जो पत्र पटियाला नरेश थे उन्होंने 2006 सैनिक भेजे, ये भी बाहर के थे, तो इन्होंने दमन करवाया था, यानी कि ये भी लोग बाहरी थे। बहुत ही अच्छा। अब इसमें आपको क्या याद रखना है वो देखो, ये तो थी हमारी धौलपुर क्रांति, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतनी सी है। इसमें आपको ये तारीख याद रख लेनी है 1857 की क्रांति में, यानी कब हुई थी धौलपुर में, 22 अक्टूबर 1857 को। और ये ध्यान रखना नेतृत्वकर्ता कौन था, देवा था। और जो बाहरी क्रांतिकारी कहाँ से थे, ग्वालियर और इंदौर से। और इसमें ये ध्यान रखना है 2006 जो सैनिक थे वो कहाँ से आए, पत्र पटियाला नरेश से। ये दो चीज़ें आपको याद रह गई तो ये चीज़ आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ऐसी क्रांति जहाँ पर बाहर से क्रांतिकारी थे और बाहर से दमन करने वाले थे, ये आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं, हम आगे ही चर्चा करते हैं। देखो, अब मैंने कहा था कि किस तरह से हमने कोटा के बारे में पढ़ लिया और किस तरह से धौलपुर के बारे में पढ़ लिया, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब देखते हैं हम तात्या टोपे का आगमन, यानी कि जो तात्या टोपे है वो राजस्थान में क्यों आया, किस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। ये देख सकते हो आप, पीपीटी का मतलब मुझे यही बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखो तात्या टोपे का आगमन। लेकिन तात्या टोपे दिखते कैसे थे, तो ये देखो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इमेज वहाँ की उनकी लगा रखी है, तो समझ में अच्छा ये है तात्या टोपे। ये राजस्थान आए थे, राजस्थान आकर इन्होंने क्या किया कि हम इनको पढ़ रहे हैं, इनके बारे में विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लो कि तात्या टोपे 1814 में इनका जन्म हुआ और 1859 तक ये रहे। तो अब देखते हैं कि किस तरह से इनका योगदान राजस्थान में रहा और राजस्थान में इन्होंने रहकर क्या क्या कदम ऐसे उठाए जिससे जनता का भला हो सके, जनता को अत्याचारों से मुक्ति मिल सके। तो तात्या टोपे का आगमन कहाँ पर हो रहा है, राजस्थान में, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान हिस्ट्री, 1857 की क्रांति। अब देखो आगे जो तात्या टोपे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो तात्या टोपे जो पेशवा बाजीराव है उसके उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक थे, यानी कि इनके क्या है कि ये बड़े सेवक थे, किसके, जो बाजीराव पेशवा थे, यानी पेशवा बाजीराव उनके उत्तराधिकारी थे नाना साहब, उनके स्वामी भक्त सेवक थे। 1857 की क्रांति में ग्वालियर का विद्रोही नेता थे। मैंने धौलपुर में बताया था कि ग्वालियर से भी कहाँ से, ग्वालियर और इंदौर से आए थे, वो यही ग्वालियर है एमपी वाला। तो 1857 की क्रांति के समय जो ग्वालियर का विद्रोही नेता ये थे, कौन थे, तात्या टोपे, यानी कि ये नेतृत्व करते थे। इनका मूल नाम क्या है, तो मूल नाम ध्यान रखना, रामचंद्र पांडुरंग टोपे थे, यानी कि रामचंद्र पांडुरंग टोपे इनका मूल नाम पूछा जा सकता है। और इनका जन्म हुआ था येवला महाराष्ट्र, यानी कि येवला महाराष्ट्र के ये है। और क्रांति के समय आपने एक बहुत ही छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना, ऐसा सुना होगा। तो क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था, किसने दिया था, तात्या टोपे ने। इनका इतना बड़ा योगदान है कि इनको 1857 क्रांति में बहुत ही अच्छी तरीके से इनका महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी। भारतीय, जब आप भारतीय हिस्ट्री में पढ़ोगे ना 1857 की क्रांति, उस समय देखना तात्या टोपे की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आपको पता चल जाएगा। तो क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था तात्या टोपे ने। और तात्या टोपे ने सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए थे, ध्यान रखना बहुत ही, क्योंकि सबसे पहले कहाँ आए थे ये ध्यान रखना, और सर्वप्रथम आए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए थे, और भीलवाड़ा जहाँ कुहाड़ा नामक स्थान पर आए थे, यानी कुहाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध किया। वो यही रॉबर्ट्स है, कौन सा रॉबर्ट्स है, जनरल रॉबर्ट्स, वो जो करौली के मदलपाल की सहायता लेता है और जो कोटा का विद्रोह दबाता है। यानी कि कुहाड़ा नामक स्थान पर इन दोनों के मध्य भीषण युद्ध होता है। किन किन के मध्य, तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा, यानी कि सेना ज्यादा रही होगी तो इनको क्या है कि पीछे हटना पड़ा। दूसरी बार दिसंबर 1857 में बांसवाड़ा को जीता, लेकिन प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना को परास्त हुई। यानी कि दूसरी बार क्या हुआ कि दिसंबर में 1857 में जो बांसवाड़ा से तो जीत गए, लेकिन प्रतापगढ़ में क्या हुआ कि जो मेजर रॉक की सेना थी उनसे हार गए, यानी कि उन सेना से परास्त हुए। ये था तात्या टोपे। और अच्छे तरीके से आगे और देखते हैं किस तरह से उन्होंने, जैसे बांसवाड़ा में जीते लेकिन प्रतापगढ़ में हार गए, भीलवाड़ा में हार गए। सर्वप्रथम भीलवाड़ा में आए थे 8 अगस्त 1857 को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए याद रखना आपको सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे और किस तारीख को आए थे। अब देखो आगे कि झालावाड़ की सेना, यानी झालावाड़ में गए थे, झालावाड़ की सेना तात्या टोपे के साथ मिल गई। वहां के शासक पृथ्वी सिंह को हटाकर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया, यानी कि जो तात्या टोपे थे उनके साथ झालावाड़ की सेना मिल गई। तो अब देखो झालावाड़ में सबसे ज्यादा अत्याचार कौन करेगा, वहां का शासक करेगा, तो शासक को हटा दिया। पृथ्वी सिंह वहां का शासक था तो उसको हटा दिया, और जो क्रांतिकारी थे उनके अधिकार में आ गया था क्या, झालावाड़।
फिर क्या हुआ देखो सलुम्बर, यानी कि अब सलुम्बर में केसरी सिंह चुंडावत ने तात्या टोपी को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रसद सामग्री यानी कि जो खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, वो जो सामग्री होती है, वो सबसे पहले सलुम्बर के जो केसरी सिंह चुंडावत है उन्होंने उपलब्ध करवाई थी। अब देखो सीकर के मान सिंह नरूका, यानी कि जो सीकर के मान सिंह नरूका थे, उन्होंने तात्या टोपी को नरवर, यानी कि जो एमपी में है, ध्यान रखना नरवर स्थान है ना, नरवर के जंगलों में पकड़वा दिया। यानी कि जो तात्या टोपी थे उनको जो सीकर के मानसिंह नरूका है, जो ये सीकर के मानसिंह नरूका थे, इन्होंने नरवर के जंगल थे, यानी नरवर जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में एक स्थान है नरवर, ध्यान रखना, जो नरवर में के जंगल थे वहां पर इसको पकड़ा दिया, किसको, तात्या टोपे को। और 18 अप्रैल 1859 को, यानी कि 18 अप्रैल 1859 को सिपरी, जो मध्य प्रदेश में है, सिपरी में तात्या टोपे को फांसी दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सीकर के मान सिंह नरूका तात्या टोपी को नरवर एमपी के जंगलों में पकड़वा देते हैं और 18 अप्रैल 1859 को सिपरी मध्य प्रदेश में तात्या टोपी को फांसी दी जाती है। फिर क्या होता है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, ये भी बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, नसीराबाद से होती है, लेकिन अंत कहाँ से होता है, सीकर से होता है। ये इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने पढ़ लिया कि शुरुआत नसीराबाद से हुई, वहां से क्रांति की शुरुआत हुई, लेकिन अंत का पता ही नहीं कि अंत कहाँ से हुआ, तो अंत सीकर से हुआ। कहाँ से हुआ, सीकर से। अब देखो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट, हमने पढ़ा था ना शुरुआत में कि पॉलिटिकल एजेंट तो याद रखने ही रखने हैं आपको, ताकि क्लास बहुत ही आगे वाली क्लास है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आती है। इसलिए पहली क्लास में वो नॉर्मल बेसिक जानकारियां होती है, जिससे आपको क्या है कि आपका बेस मजबूत किया जाता है। अब देखो मेवाड़ में जो पॉलिटिकल एजेंट है मेजर सोवर्स, उसकी अपनी पुस्तक थी, तो अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन ये थी, क्या थी, म्यूटिजिन, यानी कि जो म्यूटिनीज, देखो कौन सी किताब है, अपनी पुस्तक है मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज। ये पुस्तक, इसमें लिखा क्या है वो इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा कि तात्या टोपी को फांसी गलत बताया, यानी कि जो तात्या टोपी की फांसी थी उसको गलत बताया गया। अब देखो तात्या टोपे जैसलमेर रियासत के अलावा राजस्थान की प्रत्येक रियासत में आ गए थे, ये थे तात्या टोपी, यानी कि जो जैसलमेर रियासत थी उसको छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में ये घूमे थे, सभी में अपना योगदान दिया था। तो ये थे तात्या टोपी। इनमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से तात्या टोपी का आगमन होता है, फिर इसमें हम देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्वालियर के विद्रोही नेता थे, इनका मूल नाम क्या था, जन्म कहाँ पर हुआ था, और ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ आए थे, भीलवाड़ा आए थे 8 अगस्त 1857 को। इसको आप जितने स्टार लगाना चाहो उतने लगा लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। फिर दूसरी बार ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल जानकारियाँ हैं। फिर देखो आगे इसमें आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको पढ़ जरूर लेना ताकि आपको पता चल जाए। ये रसद सामग्री वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ये इनको कहाँ पकड़वाया था और किसने पकड़वाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अंतिम कहाँ पर हुई थी। और इसमें ये पॉलिटिकल एजेंट की जो पुस्तक है इसको याद रखो या मत रखो, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लास्ट में जो लाइन है, तात्या टोपी जैसलमेर रियासत के अलावा सभी रियासतों में आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम अंतिम चरण की तरफ चल रहे हैं। देखो 18 क्रांति का स्वरूप परिणाम क्या थे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर हमारा जो ये टॉपिक है इसको ख़त्म करते हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ा है, अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश की है। देखो वी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। यहाँ पर देखो इमेज देखो आप, तो ये मत देखो, ये मेरी इमेज है, इसको मत देखो, ये क्रांति में कोई हिस्सा नहीं था इनका, ये मेरी इमेज है, मैंने क्रांति नहीं लड़ी, इसलिए ये इमेज छोड़ दो। कौन सी इमेज देखनी, ऊपर वाली। देखो एंटरटेनमेंट होना चाहिए। आप देख रहे हो ये कौन सा क्रांतिकारी है, कह रहे ये क्रांतिकारी नहीं है, ये मेरी इमेज है। किसकी है, मेरी है। तो इस तरह से यहाँ पर मैं क्या है कि मैंने सोचा कि क्यों ना इंटरनेट यानी कि इनका ये करवा दे, मनोरंजन करवा दे, एंटरटेनमेंट करवा दे। तो ये मत समझ लेना कि ये क्रांतिकारी है ना, क्रांतिकारी नहीं है, एक स्टूडेंट है। अब देखो ये रहे क्रांतिकारी ऊपर, है ना। अब देखो 1857 की क्रांति का स्वरूप परिणाम देखो, वी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, ये इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी, नॉर्मल पढ़ लेना, आपको ऑप्शन देखते आ जाएंगे। आरसी मजूमदार ने कहा कि स्वतंत्रता के लिए न प्रथम था और न ही राष्ट्रीय संग्राम है। ध्यान रखना, यहाँ पर इसने कहा था ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो फिर आरसी मजूमदार ने कहा था कि स्वतंत्रता के लिए न ही प्रथम है और न ही राष्ट्रीय संग्राम है। फिर ये बेंजामिन डिज़राइली, ये ब्रिटेन के रूढ़िवादी दल के नेता थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। क्या कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह। और क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी समाप्त हो गई। हमने कहीं क्लासों में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई पूर्व से, यानी कि
उधर से क्या आए थे, ब्रिटेन से वो आए थे, अपनी कंपनी स्थापित कर ली, शाहजहाँ को अपने विरोध में अपने अनुसार चलवाया और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी और बहुत ही अत्याचार किया गया और इनके साथ लूटो कोसों की नीति अपनाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारत पर शासन किया इन्होंने। तो क्या हुआ कि 1857 की क्रांति थी, तो वो खत्म होने जैसे ही जैसे मान लो क्रांति खत्म तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी खत्म। ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब देखो आगे 1857 की क्रांति, जिसमें लास्ट क्या है हमारे दो बिंदु देखो। गवर्नर जनरल थे, जो गवर्नर जनरल थे उनके नाम बदल दिए, यानी कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल एवं वाइसराय कर दिया, यानी कि वाइसराय और जोड़ दिया इसमें। और प्रथम वाइसराय थे कैनिंग बने थे, ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम पूछ रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है ना। ये देखो अब देखो, भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दी गई। यानी कि पहले क्या होता था कि जो दत्तक पुत्र का मतलब होता है कि किसी पुत्र को, जैसे किसी शासक के कोई पुत्र नहीं हो रहा है, किसी रानी की कोई पुत्र नहीं हुआ, तो क्या करते थे, राजा गोद लेते थे। क्या करते थे, गोद लेते थे, अपना उत्तराधिकारी बनाते थे। लेकिन जैसे ये अंग्रेज आ गए 1857 की क्रांति, उससे पहले जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, उन्होंने नए नए कानून लगा दिए कि कोई राजा दत्तक पुत्र नहीं ले सकता। वो सिर्फ जिसके पुत्र नहीं है वो जो एरिया है वो अंग्रेजों के अधिकार में होगा। इस तरह से बहुत सारे कानून बना लिए, जिससे राजा भी परेशान हो गए थे कि हम करें तो क्या करें इन अंग्रेजों का। तो फिर जैसे क्रांति समाप्त हुई तो उसके साथ साथ ही भारतीय राजाओं को जो दत्तक पुत्र लेने की वो भी अनुमति मिल गई थी। तो ये थी हमारी 1857 की क्रांति। आई होप आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मजा ही कुछ और है, पीपीटी का मजा ही कुछ और है, क्योंकि चित्रों के साथ पढ़ सकते हो। एक क्रांतिकारी आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से क्रांतिकारी है, ये नहीं है क्रांतिकारी, मैंने पहले कहा था ना। बहुत ही अच्छी तरीके से देखो, हर चीज़ को आपको समझने की कोशिश करनी है। और देखो आपको किस तरह से कहाँ पर ये चीज़ें मिलेगी वो लास्ट में भी आपको बता देता हूँ। ये जो पूरी प्रेजेंटेशन की जो पीपीटी मैंने बनाई थी बहुत ही मेहनत करके, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यहाँ पर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल अपनी ज्ञानधारा एचडी पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये रही, ये सारे प्लेटफॉर्म यहाँ पर है। अब सभी प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हो। अब देखो सभी प्लेटफॉर्म में जुड़ने का फायदा क्या क्या है वो देख लो। यूट्यूब में जुड़ने का फायदा आपको ये है कि सभी क्लासें आपको मिल जाएगी, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, जिससे आप हर समस्या समाधान कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हो। क्योंकि आजकल जो कहते हैं ना कि दुनिया में उसी की ज़्यादा इज्जत करते हैं जो एजुकेट हो, वेल एजुकेट हो, जो शिक्षित हो। क्योंकि शिक्षित होंगे तो हमारे को नए नए तर्क करने का मौका मिलेगा, हमारी तर्क शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म है अपनी ज्ञानधारा। तो ये आपको यूट्यूब पर सारी वीडियो अपलोड करवा होती रहती है, नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है। इसी के साथ साथ आपको मोटिवेशन यहाँ पर मिलता रहता है, ताकि आप डीमोटिवेट ना हो। ये तो थी हमारे यूट्यूब चैनल की बात की, यूट्यूब पर हमारे को किस तरह से क्या प्रोसेस मिलता है। अब हम बात करते हैं टेलीग्राम चैनल की। तो टेलीग्राम में आपको क्या मिलेंगी, क्लास से रिलेटेड कोई सूचना हो गई, जैसे कोई नोटिस वगैरह कोई सूचना आपको देनी हो जैसे क्लासों के बारे में, या फिर आपको कोई जैसे मान लो कि लिखित में आपको मोटिवेट करना हो, क्योंकि मोटिवेट स्टूडेंट को करते रहना चाहिए ताकि वो पढ़ने के लिए अपने भविष्य के लिए चिंतित रहे। फिर मेन चीज़ क्या है कि टेलीग्राम से जुड़ने का फ़ायदा ये है कि जो जितने भी क्लासें हैं उनकी आपको पीडीएफ जो पीपीटी हम जो बोलते हैं वो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज से ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी, ताकि उससे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स बना सकें और नोट्सों में इसको अप्लाई कर सकें। और नोट्स नहीं भी बनाए तो इसको डाउनलोड करके आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। फिर देखो लास्ट में आप हमारा चैनल फिर है, टेलीग्राम की हमने बात कर ली, यूट्यूब की बात कर ली। अब इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं चलाते हो तो भी अच्छी बात है। इंस्टाग्राम में भी आप अपनी ज्ञानधारा एजेडी सर्च कराओगे तो हमारी वहाँ पर भी आपको पेज देखने को मिल जाएगा, उसको भी आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर आपको फ़ायदा क्या मिलेगा वो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये है कि आप जैसे आप किसी भी प्रकार की कोई मैसेज कर रहे हो, किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है चैनल से रिलेटेड या फिर टेलीग्राम से, या फिर किसी प्रकार की कोई समस्या है या एजुकेशन में आपको समस्या आ रही है, तो यहाँ पर आप मैसेज कीजिए, आपसे कांटेक्ट बहुत ही आसानी से हो जाएगा यहाँ से। यानी आसानी से यहाँ पर हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आपके लिए फ़ायदा है। ये प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप अगर हमसे बातें करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसी समस्याएं हैं जिससे आपको उत्पन्न हो रही है उसका समाधान चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर जाएंगे, अपनी ज्ञानधारा सर्च कराएंगे और मैसेज कर देना, एक आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे आप मैसेज करोगे, हम जब भी वहाँ पर एक्टिव रहेंगे तो आपका सबसे पहले मैसेज सेंड करेंगे और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मोटिवेशन गाइडेंस देने की हम कोशिश करेंगे।
ये रहा अपनी ज्ञानधारा एचडी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कीजिए, हम आपका साथ देते रहेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि एक आदमी मिलकर कुछ नहीं करता है, एक के साथ एक मिलता है तब जाके क्या होते हैं, 11 होते हैं। कहते हैं ना, दो होते, दो नहीं होते, 11 होते हैं, एक और एक अनेक हो गए। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से आई होप आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। और किस तरह से क्या आपको और जानकारी चाहिए, किस तरह से एजुकेशन में आपको अपडेट चाहिए, वो भी आप कमेंट कर देना, कमेंट पर भी हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और किस तरह से आपको पूरी जानकारी चाहिए वो भी कमेंट कर देना, और किस तरह से आपकी तैयारी चल रही है वो भी बता देना। तो इसी तरह तब तक के लिए आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनी तैयारी को ऐसे ही बढ़ाते रहो। तब तक के लिए आप ऐसे ही अपनी हर चीज़ को बढ़ाओ, हेल्थ को बढ़ाओ, एजुकेशन लेवल बढ़ाओ और मस्त रहो, क्योंकि मस्त रहना भी क्या है कि एक कला है। टेंशन नहीं रखना है बिल्कुल भी आपको, क्योंकि टेंशन से क्या होता है, जो आप पढ़ रहे हो वो भी भूल जाओगे। इसलिए मस्त रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।